हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू ब्राइट पाथ। मैं राघव शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट नंबर 3 का। बहुत ही आसान यूनिट। फिर से मेरा पूरा पूरा प्रयास रहेगा 1 से 1.5 घंटे में इसको खत्म करूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह सारे पीवाईक्यू उस लेक्चर में कवर्ड होंगे और एक हम लोग पीवाईक्यू सेशन यूनिट 3 यूनिट 4 का। क्योंकि यूनिट 3 और यूनिट 4 के देखो मिड सेम्स तो अभी तक हुई नहीं है एक भी बार। मिड सेम 2 मेरे पास सिर्फ एंड सेम के पेपर्स हैं। तो उसी डेटा के बेस से मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है बच्चों सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बारे में। और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर मैट्रिक का क्या मतलब होता है, देखो। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिवली असेसिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोसेस और प्रोजेक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड मेट्रिक्स। मैंने सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाया, कोडिंग कर दी, फाइनली सॉफ्टवेयर बनके पूरा हो गया है तैयार। अब मैं सॉफ्टवेयर के मेट्रिक्स डिसाइड करूंगा, सॉफ्टवेयर की मेजरमेंट करूंगा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। जो मैंने अपने कस्टमर को कोट किया था कि भाई मैं तुम्हें इस क्वालिटी का प्रोजेक्ट दूंगा, क्या उस क्वालिटी का प्रोजेक्ट मैं उसे डिलीवर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, ये सारी चीजें हम लोग मेजर करते हैं और इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर मेट्रिक। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा, एग्जाम्पल हो गया साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, डिफेक्ट्स, एफर्ट, कॉस्ट, एंड एक्सप्रेसिंग देम इन न्यूमेरिकल फॉर्म सो दैट दे कैन बी एनालाइज एंड कंपेयर्ड। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल क्या है? मेजरिंग लाइंस ऑफ कोड, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2 में। एक कोड के अंदर कितनी लाइंस हैं, उनसे हम लोग कोड की साइज के बारे में, कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है, हमने कितनी कॉस्ट कोड की, वो सब हम बता सकते हैं सिर्फ एलओसी का इस्तेमाल करके। डिफेक्ट डेंसिटी, हर लाइन में कितना बग आया, हर लाइन में कितना बग आया, इसका भी पता लगाएंगे हम लोग। और इससे हमें क्या पता चलेगा? डिफेक्ट डेंसिटी क्या है, कि मैंने जितनी लाइंस ऑफ कोड लिखे, हर लाइन में कितने बग हैं। जिस कोड में बग्स होंगे कम, उसकी क्वालिटी होगी ग्रेटर। जिसमें बग्स होंगे ज्यादा, उसकी क्वालिटी होगी कम अच्छी। तो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे सॉफ्टवेयर मैट्रिक से। सॉफ्टवेयर मैट्रिक से मुझे क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। आप मुझे बताओ, आप किस पे रिलाय करोगे? आप रिलाय किस पे करते हो? भैया हम रिलाय उस पे करते हैं जिसका काम अच्छा है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, तभी आप राइट पाथ पे रिलाय कर रहे हो। आप और कहीं नहीं गए, है ना? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर पे कस्टमर रिलाय करेगा? जिसकी डिफेक्ट डेंसिटी कम होगी, जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें बग्स कम होंगे। समझ में आ गई बात? हाँ भैया समझ में आ गई। तो इन्हीं सारी चीजों की मेजरमेंट को मेट्रिक कहते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी भैया क्लियर है। तो सबसे पहले वही बता रहा है, लाइंस ऑफ कोड एज अ मेट्रिक। LOC measure the size of a software program by counting number of physical lines in the source code. It can be a physical LOC और logical LOC। ठीक है। हम लोग कोड की हर लाइन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको फिजिकल एलओसी बोलते हैं। या फिर सिर्फ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, उसको लॉजिकल एलओसी बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है भाई? सिंपल टू मेजर है, ऑब्जेक्टिव है, हिस्टोरिकल कोरिलेशन है, यूज फॉर प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स और अर्ली एस्टिमेशन हमें प्रोवाइड करता है। मतलब पहले ही मुझे बता देता है कि डिजाइन जो है अगर मैं करूंगा, उसमें प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अर्ली एस्टिमेशन है, प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने में मेरी मदद करेगा। हिस्टोरिकल कोरिलेशन का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब पहले, फॉर एग्जाम्पल, मैंने इससे पहले भी 10 प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है। तो हर एक प्रोजेक्ट जो कि 600 एलओसी का था, उसको करने में मुझे मान लो 2 डेज लगते थे। अब जो नया प्रोजेक्ट मैंने अपने हाथ में लिया लेटेस्ट से, उसमें मैंने एस्टिमेट किया 12 एलओसीज लगेंगी। तो मैं अपने पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे यूजर को कोट कर सकता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है सर, ये 4 डेज में मैं कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। यस और नो? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कोरिलेशन। क्लियर है? कि हिस्ट्री से मैंने अपना पुराना जो मैं चीजें कर चुका हूं, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि कितना समय लगेगा। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? एलओसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर मैं जावा का कोड देखूं, तो जावा में थोड़ी सी ज्यादा लाइंस लगती हैं लिखने में कोड। तो लैंग्वेज डिपेंडेंट है। तो जावा वाला जो है उसमें एलओसी ज्यादा आएगा। यस। और जो मेरा C++ वाला कोड होगा, उसमें लैंग्वेज लाइंस थोड़ी सी कम आएंगी। तो इससे थोड़ा सा क्या बोलना है उसको, चेंजेस आ सकते हैं लैंग्वेज टू लैंग्वेज। इनकरेजेस वर्बोसिटी। डेवलपर जो है वो जानबूझकर कोशिश कर सकता है कि मैं ज्यादा लाइंस लिखूं, तभी तो मैं ज्यादा पैसा कोड कर पाऊंगा। इससे एफिशिएंसी हार्म होती है। कोड की जो क्वालिटी है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और अर्ली स्टेज एस्टिमेशन में हम लोगों को ये सारी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन जो हमने देखा था, वो ज्यादा अच्छा है देन एलओसी। तो हम उनका इस्तेमाल करें, वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। अब अगली बात, वाई इज सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इंपॉर्टेंट? भाई सॉफ्टवेयर की मेजरमेंट करनी ही क्यों है? भैया प्रोजेक्ट प्लानिंग और एस्टिमेशन नहीं करना क्या? यूजर की क्वालिटी भी तो श्योर करनी है। डिफेक्ट डेंसिटी निकालूंगा कि पर लाइन ऑफ कोड कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो यूजर को कोड करूंगा भाई देख, मैंने 600 लाइन ऑफ कोड लिखी, सिर्फ 2 एरर हैं, तो देख ले बग डेंसिटी कितनी कम है, डिफेक्ट डेंसिटी कितनी कम है, तो मेरे कोड की क्वालिटी बेस्ट है।
ये सर नो, प्रोग्रेस ट्रैक हो सकती है अगर मैंने बोल दिया सर मैं 80 फंक्शनल पॉइंट का प्रोजेक्ट जो है वो आपको दूंगा, जिसमें से 40 फंक्शनल पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, दैट मीन्स आधा प्रोजेक्ट आपका हो गया है, तो आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। प्रोसेस को इंप्रूव करने में, डिसीजन के सपोर्ट में, बेंचमार्किंग में, इन सब चीजों में मदद करता है। क्लियर है जी। दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, टोकन काउंट मैट्रिक्स। इन सॉफ्टवेयर मेजरमेंट टोकन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, सॉरी दो तरह के नहीं, काफी सारे मैट्रिक्स होंगे, एक तो अभी हम पढ़ के आए एलओसी मैट्रिक, दूसरा टोकन काउंट मैट्रिक्स। इन सॉफ्टवेयर मेजरमेंट टोकन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। ये मैंने आपको कंपाइलर डिजाइन में टोकनाइजेशन भी पढ़ाया हुआ है। They include keywords, identifiers, operators, literals, and punctuation symbols. Token count is the total number of such tokens in a program, often broken into N1, N2, N1, N2. नहीं आएगी ऐसे बात समझ में, जब एग्जाम्पल देखोगे तब समझ आएगा। मैंने एक लाइन लिखी बच्चों, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, मुझे बताओ इसमें ऑपरेटर्स कितने हैं भैया? एक प्लस मेरा ऑपरेटर है, इक्वल्स टू मेरा ऑपरेटर है, यस, और एक ये भी मेरा ऑपरेटर है, तीन मेरे ऑपरेटर्स हैं। तो डिस्टिंक्ट ऑपरेटर के नंबर्स को मैं N1 से रिप्रेजेंट करता हूं और उसका नंबर कितना हो गया? तीन। ठीक है, फिर ऑपरेंड्स कितने हैं? सम एक ऑपरेंड है, ए एक ऑपरेंड है, बी एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड्स कितने हो गए? तीन। ऑपरेंड मतलब मैं जिस पे ऑपरेशन कर रहा हूं उसको ऑपरेंड बोलते हैं। आई होप ये तो पता होगा सबको। अब मुझे बताओ, डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स मेरे पास तीन हैं, डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स मेरे पास कितने हैं? डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स है मेरे पास तीन, यस और नो। टोटल ऑपरेटर्स कितने आएंगे भाई? टोटल ऑपरेटर्स कितने हैं? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कितने हैं, और यहां मैं पूछ रहा हूं टोटल कितने हैं भैया? टोटल भी तीन ही है, बहुत बढ़िया। टोटल ऑपरेंड्स कितने हैं भैया? ऑपरेंड्स भी टोटल तीन ही है। अगर ऐसा होता सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर मैं लिखता सम इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है ना जी? हाँ भैया ठीक है। अगर मैं आप पूछता डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स कितने हैं, तो आप क्या बताते हैं? N1 इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4। N2 क्या बताते हैं आप? 3, क्योंकि देखो ये वाला सम सेम है, ये वाला ए सेम है, ये वाला भी सेम है, यस और नो? बिल्कुल। अब पूछता बताओ टोटल ऑपरेटर्स है कितने? टेल मी टोटल ऑपरेटर्स है कितने भैया? टोटल ऑपरेटर्स बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे आपसे डिस्टिंक्ट नहीं पूछे, मैंने आपसे यूनिक नहीं पूछे, मैंने कहा टोटल कितने ये बताओ। और टोटल ऑपरेंड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल ऑपरेंड्स भी यहां पे कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो ये दो चीजें मुझे कैलकुलेट करनी होती हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टिंक्ट टोकन कितने हैं भैया? 6 हैं। टोटल टोकन रेफरेंसेस कितने हैं भैया? N1 प्लस N2 6 है। तो इस तरह का जब मैं मेट्रिक लेता हूं तो इसको बोलते हैं टोकन मेट्रिक। ये जितने मेरे सम हो गया, ए हो गया, प्लस ऑपरेटर हो गया, ये सब मेरे टोकन्स होते हैं। ये मैंने आपको लेक्सीम एनालिसिस में पढ़ाया हुआ है, कंपाइलर डिजाइन में भी, अगर आपको याद हो तो। तो टोकनाइजेशन से क्या मदद मिलती है? मुझे नंबर ऑफ यूनिक टोकन्स, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर पता चल जाता है बच्चों। इससे क्या होता है? साइज एस्टिमेशन में मदद मिलती है। आगे आप देखना हम लोग पढ़ेंगे हेल्स्टेड मैट्रिक्स, उसमें भी मदद मिलती है। कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने में, प्रोडक्टिविटी मेजर करने में मदद मिलती है। ठीक, एडवांटेजेस क्या है इसके? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मेजर ऑफ प्रोग्राम साइज, वर्क्स बेटर देन एलओसी फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कोडिंग स्टाइल्स। लिमिटेशन क्या है? यहाँ पे पार्सिंग की जरूरत होती है, कंपाइलर डिजाइन में पड़ा हुआ है। और ये लॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी को डायरेक्टली हमें डिस्प्ले नहीं करता, सिर्फ साइज के बेसिस पे दिखाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट या फिर इतना अच्छा टोकनाइजेशन का मेथड नहीं है जो हम लोग मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज हेल्स्टेड सॉफ्टवेयर साइंस मेजर्स। और 100% यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर ना मैं आपको दो ऐसे टॉपिक्स भी अभी पढ़ाऊंगा जो दिमाग का दही कर देंगे, और वो होंगे सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी से रिलेटेड। लास्ट लास्ट में बच्चे उन पे बहुत दिमाग लगाते हैं, आता है नहीं वो। तो इससे जरूरी ये है कि हम लोग उस चीज पे ज्यादा ध्यान लगाएं जो मुश्किल भी है, पूछी भी कम जाती है। इससे बढ़िया ये है ना कि जो चीज पूछी भैया जाती हो ज्यादा और हो आसान, हम उस पर ध्यान लगाएं। तो हेल्स्टेड सॉफ्टवेयर साइंस मेजर बहुत आसान है, तीन चार फॉर्मूले रिटर्न है और इसका सवाल आता ही आता है। तो चलिए थ्योरी से स्टार्ट करता हूं। वही मेजर करने का, सॉफ्टवेयर को मेजर करने का, सॉफ्टवेयर के टोकन्स और बहुत सारी चीजों को मेजर करने का एक तरीका है। इसको मॉरिस हेल्स्टेड ने 1977 में इसको बताया था, और आज तक ये अच्छे से इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम हेल्स्टेड सॉफ्टवेयर साइंस मेजर है। तो यहां पे हम क्या करते हैं? इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर मेट्रिक डिराइव्ड फ्रॉम टोकन काउंट। यहां पे भी हमें टोकन्स को काउंट करना है और उसी से चीजों को डिराइव करते हैं। तो इसका बेस क्या है? टोकन काउंट ही है। ठीक है, क्वांटिफाई साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, एफर्ट एंड बग्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। वही सेम, N1 क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स। N2 क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स। N1 क्या है? टोटल अकरेंसेस ऑफ ऑपरेटर्स। वही सारी चीजें मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, टोटल अकरेंसेस ऑफ ऑपरेंड्स, वही सारी चीजें यहाँ पे निकल रही हैं। और उसके बाद कुछ चीजें मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ प्रोग्राम वोकैबुलरी क्या है? टोटल नंबर ऑफ यूनिक टोकन्स इन द प्रोग्राम,
ऑपरेटर्स प्लस ऑपरेंड को प्लस करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोग्राम की वोकेबुलरी। ठीक है, प्रोग्राम की लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो क्या करना है भाई, प्रोग्राम वोकेबुलरी का मतलब है कि यूनिक चीजें कितनी आ रही हैं, वो क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ यूनिक टोकन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स, n इक्वल्स टू n1 प्लस n2। प्रोग्राम लेंथ का क्या है, जब मैं सारी अकरेंसेस को प्लस कर दूं, मतलब कैपिटल N1 प्लस कैपिटल N2, रेपिटेशंस को भी प्लस कर दूं, तब मुझे प्रोग्राम की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटेड प्रोग्राम लेंथ का बच्चों ये फॉर्मूला है, थ्योरेटिकल लेंथ है, और ये फॉर्मूला डिफाइंड है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। N1 डॉट लॉग N1 बेस 2 प्लस N2 लॉग N2 बेस 2, ये है, इसको रट्टा मार लो। ठीक, वॉल्यूम क्या है, साइज ऑफ द प्रोग्राम इन बिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, फॉर्मूला है v इक्वल्स टू कैपिटल N डॉट लॉग N बेस 2, कैपिटल N ये रहा। ठीक है, डिफिकल्टी, हाउ हार्ड द प्रोग्राम इज टू अंडरस्टैंड, इट इज d इक्वल्स टू स्मॉल n1 बाई 2 डॉट कैपिटल N2 बाई स्मॉल n2। ठीक है, यहां पे स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है भाई n1 प्लस n2। क्लियर है, बात समझ में आती है। अब आप कहोगे भैया इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, अगर सारे ना याद कर पाऊं तो क्या क्या याद कर लूं, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, बस ज्यादातर यही पूछता है। ठीक है, एफर्ट का क्या फॉर्मूला है, टोटल मेंटल वर्क नीडेड टू कोड द प्रोग्राम, मतलब पर्सन मंथ्स या फिर पर्सन ईयर्स को हम लोग एफर्ट बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला है डी इंटू वी, जहां पे डी मेरे पास डिफिकल्टी है, दैट इज n1 by 2 डॉट n2 by n2। यस और नो, बिल्कुल। ओहो यार, मैंने पहला फॉर्मूला में थोड़ी सी गलती कर दी थी, n1 by 2 डॉट n2 by n2, या ये 2 था, ये n नहीं था। ओके जी भैया, फिर है t इक्वल्स टू e/18, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम, ये एस्टिमेटेड कोडिंग टाइम होता है। हेल्स्टेड अज्यूम्स 18 सेकंड पर मेंटल स्टेप, तो पहले आपने क्या किया, एफर्ट निकाल लिया, और हमने कहा यार हर एफर्ट को करने में 18 सेकंड लगेंगे। तो टी का फॉर्मूला क्या आया, एफर्ट डिवाइड बाय 18, एफर्ट का फॉर्मूला क्या है, डी डॉट वी, डी का फॉर्मूला क्या है बताओ भाई, n1/2 डॉट n2 अपॉन स्मॉल n2। यस, याद रहेगा ये, हाँ भैया याद रहेगा। इसका सिंपल तरीका मैं तो ऐसे याद करता हूं, देखो n1/n2 तो कर दिया, मल्टीप्लाई कैपिटल N2 कर दिया, और यहां भी 2 तो यहां भी 2, बस बात खत्म, ये फॉर्मूला है। ठीक, वी तो याद रहता है बच्चों को, n डॉट लॉग स्मॉल n, खत्म बात। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम t इक्वल्स टू e/18, एंड एस्टिमेटेड बग्स, ये क्या होता है, b इक्वल्स टू e⁻²/3 डिवाइड बाय 3000। ठीक है, देखो कितना आसान है, b इक्वल्स टू e⁻²/3 याद रखना है, और 3 है तो नीचे 3000, खत्म बात। यहां 3 तो नीचे भी 3, और 3 जीरोस लगा देने हैं बस। फ्रॉम द अर्लियर, जैसे मेरे पास सम इक्वल्स टू a प्लस b था, इसमें n1 की वैल्यू 3 थी, n2 की वैल्यू 3 थी, कैपिटल N1 की वैल्यू 3 थी, n2 की वैल्यू 3 थी, हम ऊपर कैलकुलेट करके आए थे। तो बताओ स्मॉल n की वैल्यू क्या हो गई 6, कैपिटल N की वैल्यू क्या हो गई 6। अगर अब कोई पूछ ले भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद तो करो भैया, वॉल्यूम का फॉर्मूला था n, कैपिटल N log n, यही था क्या, बताओ, यही है ना, हाँ भाई यही है। तो क्या करेंगे, v इक्वल टू कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है 6 log 2 to the base 6, तो ये आप अपने कैलकुलेटर से देखना, 15.51 इसका आंसर आता है। फिर कह रहा है डी बता दो क्या है, डी का क्या फॉर्मूला बताया, n1/n2 डॉट कैपिटल N2 डिवाइड बाय 2, n1 क्या है 3, स्मॉल n2 क्या है 3, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N2 क्या है 3, डिवाइड बाय 2, 3 3 3, ये कट जाएगा, यस और नो, बिल्कुल भैया 1/2। वेट वेट वेट, अरे कैसे काट दिया मैंने भैया, इस 3 से ये 3 कट गया, अच्छा हाँ 3/2 बच गया, दैट इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, फिर कह रहा है ई बता दो, ई क्या है, डी डॉट वी, डी क्या आया है 1.5, वी क्या आया है 15.51, आंसर क्या आएगा 23.27। टी पूछ रहा है बताओ क्या है, e/18, ई क्या आया है 23.27, इसको डिवाइड कर देंगे 18 से, आंसर आएगा 1.29 सेकेंड्स, सिंपल। समझ रहे हो बात को, और बी कैसे निकालेंगे, मतलब एस्टिमेटेड बग्स कितने हैं बताओ, तो e⁻²/3 डिवाइड बाय 3000, ये आएगा 0.004, इतना आसान है, और इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा है। ये 5 फॉर्मूले याद कर लो, आगे जो टॉपिक दिमाग का दही वाला है उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं छोड़ दो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है पहले जितने यूनिक ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स हैं उनको लिख लो। तो मेन मेरा क्या है, जितने भी फंक्शन नेम है उनको ऑपरेटर कंसीडर करेंगे, पैरेंथेसिस हो गया, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, इंट डेटा टाइप उसको भी ऑपरेटर लेंगे, कॉमा, आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्कैन एफ, ये जो स्ट्रिंग है ना बच्चों, ये जो स्ट्रिंग वाला ऑपरेटर है, भले इसके अंदर परसेंट डी लिखा है, आपको ऑपरेटर जैसा लग रहा होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर, लेकिन जो भी इसके अंदर आ जाता है उसको हम लोग एज अ ऑपरेंड कंसीडर करते हैं, तो आप इसको ऑपरेंड समझना, ये ऑपरेटर नहीं है, यहां पे भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, फिर एंड क्या है, एड्रेस ऑफ, ये भी मेरा ऑपरेटर है, इक्वल्स ऑपरेटर, स्टार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, प्रोड आ गया, ये वेरिएबल का नाम है, प्रोड क्या है, वेरिएबल का नाम है, तो ये क्या है, ये भी मेरा ऑपरेंड है, ऑपरेटर नहीं है। प्रिंट एफ फंक्शन कॉल है, ऑपरेटर है। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज %d, ये मैंने किस में लिखा है, अगेन इसको मैंने लिखा है डबल कोट्स में, तो ये क्या है, दिस इज माय ऑपरेंड, क्या है भाई, ऑपरेंड। क्लियर है बात,
हाँ भैया, क्लियर है बात? तो लेट्स क्लियरली सेपरेट यूनिक ऑपरेटर्स को आप कर लो। इसमें आप देखोगे 15 मैंने काउंट किए, जिसमें से ये मेरा ऑपरेंड है, ये मेरा ऑपरेंड है, और कहा गया प्रॉड मेरा ऑपरेंड है। तो 15 में से 3 गए, 12 मेरे ऑपरेटर आए, एन वन इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, ऑपरेंड मैंने यहां लिख लिए एक्स वाई जेड, ये मेरा ऑपरेंड, ये मेरा ऑपरेंड, ये मेरा ऑपरेंड। तो ऑपरेंड का नंबर हो गया 6। ठीक है, तो क्या आया भाई? एन वन इक्वल्स टू, बता दो जल्दी। एन वन क्या आया? एन वन आया भैया 12, और एन टू क्या आया? 6। अब मुझे एन वन एन टू की टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस काउंट करनी है। मेन यूज हुआ एक बार, ये यूज हुआ 3 बार, तो इस तरह से जब काउंट करोगे तो कैपिटल एन वन की वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है, और फिर ऑपरेंड्स टोटल अकरेंसेस कैपिटल एन टू कितनी आएंगी? जब काउंट करोगे, एक्स को 2 बार यूज किया, वाई को 2 बार, जेड को 2 बार, परसेंट इस वाले को 1 बार, इसको 2 बार, इसको 1 बार, तो ये आपके पास आएगा एन टू इक्वल्स टू 10। एन टू का नंबर आया 10। तो आपके पास स्मॉल एन वन क्या है? मेरे हिसाब से आया था 12, स्मॉल एन टू आया था 6, कैपिटल एन वन क्या आया और कैपिटल एन टू क्या आया? कैपिटल एन टू आया है 10, और कैपिटल एन वन क्या आया था भाई? कैपिटल एन वन आया था हमारे पास 22। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा वोकैबलरी बताओ जरा क्या है, एन वन प्लस एन टू कर देंगे 18। फिर लेंथ पूछेगा 22 प्लस 10 कर देंगे 32। फिर वॉल्यूम पूछेगा, याद करो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला, भैया अभी बताया था आपने, एन लोग एन। यस, यस और नो? यही तो बताया था। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल एन था, कैपिटल एन लॉग स्मॉल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या है? कैपिटल एन की जो वैल्यू है, कैपिटल एन की जो वैल्यू है वो क्या है? कैपिटल एन की वैल्यू आएगी 22 प्लस 10 इक्वल टू 32, और लॉग 2 टू द बेस स्मॉल एन की वैल्यू है 18। इसको अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, 4.1699 आंसर है। देखते हैं इसके बाद भी और कुछ पूछ रखा था? नहीं जी, इसके बाद और कुछ नहीं पूछा हुआ था। क्वेश्चन में इतना आसान सवाल है, नहीं हो पाएगा क्या? ये सॉल्व हो जाएगा भैया, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स। आइए इसको समझते हैं। मैट्रिक्स, डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स, इस पे क्वेश्चन मुझे कभी विरला ही देखने को मिला, तो इसको सिर्फ समझा देता हूं ऊपर ऊपर से। डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स मेजर द कंप्लेक्सिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स डेटा स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स की कंप्लेक्सिटी को जानते हैं, जांचते हैं। ठीक है, हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज, हाउ मच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, एंड हाउ इजिली इट कैन बी एक्सेस्ड मॉडिफाइड, ये मुझे पता चलता है। दीज मैट्रिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मेंटेनेबिलिटी, मेमोरी एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ यूज। कॉमन कौन कौन से हैं? साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ये तो भाई साइज ऑफ ऑपरेशन से आप खुद ही निकाल लेते हो। अगर बाइनरी ट्री देख रहे हो तो उसमें नोड्स कितने हैं? अगर बाइनरी आपका कौन सा था, बी प्लस ट्री देख रहे हो, तो उसमें तो भैया नोड्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, चाइल्ड कितने, ये सारी चीजें, सिंपल। फिर एनएआर, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स पर रिकॉर्ड, डेप्थ ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ के लिए देखते हैं, विड्थ देखते हैं, फैन आउट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट्स ईच नोड पॉइंट्स टू, ये सारी चीजें कोई नहीं पूछता। डेंसिटी, रेशियो ऑफ यूज नोड टू मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स, ये साइक्लोमेटिक कंप्लेक्सिटी फॉर डेटा ऑपरेशन इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूनिट नंबर 4 में। टेस्टिंग का टॉपिक है ये, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, या ना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, मुझे याद नहीं आ रहा, पर टेस्टिंग में इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, डोंट वरी। एडवांटेजेस क्या है? ये मुझे पहले ही बताता है कि परफॉर्मेंस कैसी होगी मेरे डेटा स्ट्रक्चर की। जहां पे मुझे हाई परफॉर्मेंस चाहिए, वहां पे मैं इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकता हूं। अगर मुझे पहले से ही पता चल जाए, कस्टमर की डिमांड है कि इस जगह पे जब तुम फाइल को सर्च करो ना, तो तुम मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लो, भले यूजर का एक्सपीरियंस कैसा भी हो, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं यूज करूंगा बाइनरी सर्च ट्री को। ये ऐसा ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये सारी चीजें। तो इसमें हमारी मदद करेगा डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स, या फिर जिसको हम लोग डेटा मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एग्जांपल देखो, अगर एक बाइनरी सर्च है जिसके 100 नोड्स हैं, तो बताओ उसमें अगर मुझे चीजों को सर्च करना कितना टाइम लगेगा? ओ, लॉग ऑफ 100, यानी कि 7 स्टेप्स लगेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया जब मैं 100 नोड्स के उसको बनाने जाऊंगा, तो मुझे डेप्थ जो है, डेप्थ कहो या फिर लेवल्स कहो, वो 7 मिलेंगे। इसलिए मुझे अगर सर्च करना होगा उसमें, तो लॉग ऑफ 100 इक्वल टू 7 स्टेप्स, या फिर डेप्थ बोलो 7 लगेगी। ये हम लोग डेटा सेक्शन में पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक। Cyclomatic complexity is a software metric developed by Thomas McCabe that measures the logical complexity of a program. It indicates the number of independent paths through the program's source code. अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, यहाँ अटैच कर दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है यूनिट 3 का टॉपिक है। नहीं, बट यूनिट 4 में अच्छे से इसको डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, यूनिट 4 में जरूर डिस्कस करूंगा। फाइनल है बच्चों, इंफॉर्मेशन फ्लो मैट्रिक्स। ये क्या है? इंफॉर्मेशन फ्लो मैट्रिक्स मेजर द फ्लो ऑफ डेटा। यहां मैं फ्लो ऑफ डेटा को मेजर कर रहा हूं कि कितना डेटा मेरे सिस्टम के थ्रू आ रहा है, इनपुट हो रहा है, और कितना जा रहा है, आउटपुट हो रहा है। मतलब टोटल मेरा सिस्टम कितने डेटा से इंटरैक्ट कर रहा है। समझ रहे हो ना कि फ्लो ऑफ डेटा विद इन एंड आउट ऑफ अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल कितना है। इसको हेनरी एंड कैफरा ने 1981 में डेवलप किया था। दीज मेट्रिक्स एनालाइज हाउ इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स टू द सिस्टम टू एस्टिमेट कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। भाई मुझे जब पहले से पता है कि मैं गूगल फॉर्म बना रहा हूं, जब मैं गूगल फॉर्म को सर्कुलेट करूंगा, तो 10,000 या 10 करोड़ लोगों का डेटा मेरे पास आएगा।
तो मैं ऐसा गूगल फॉर्म बनाऊंगा ना जो उसको हैंडल कर सके, यस और नो। तो इसी में मेरा इंफॉर्मेशन फ्लो मैट्रिक्स मेरी मदद करता है कि मैंने डिजाइन कर दिया, कोड कर दिया, सब कर लिया। अब यूजर कहता है भाई मेरे पास तो 10,000 लोग आएंगे, तो मुझे अपने सॉफ्टवेयर को कैपेबल बनाना पड़ेगा कि वो 10,000 लोगों को झेल पाए। कैसे पता लगाएंगे कि 10,000 लोग ही आएंगे? वो हम लोग पता लगाते हैं इन्फॉर्मेशन फ्लो मैट्रिक्स का, कि कितने लोग आएंगे, कितना डेटा इनपुट होगा, कितना आउटपुट होगा, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लो मैट्रिक्स, फैन इन एफ आई, मतलब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो इनपुट हो रहे हैं उनको बोलते हैं एफ आई, फैन इन। फैन आउट, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो आउटपुट हो रहे हैं उनको बोलते हैं फैन आउट। इतनी बात समझ में आ गई। फैन आई को इनकमिंग डिपेंडेंसी बोलते हैं, फैन आउट को आउटगोइंग डिपेंडेंसी बोलते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ, एलएलपी, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ डेटा फ्लो थ्रू द मॉड्यूल। ठीक है, जितना लॉन्गेस्ट पाथ जाएगा उसको बोलते हैं एलएलपी। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा, इसका कुछ फॉर्मूलाज हैं बट नहीं पूछता, मैंने तो देखा नहीं। मुझे पता चल गया कि इनपुट कुछ चीजें होंगी, आउटपुट कुछ डेटा होगा। अब बताओ कंप्लेक्सिटी क्या होगी? तो ये तीन चीजें, एफ आई, एफ ओ एंड फाइनली मेरे को एलएलपी पता है। तो कंप्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू फैन इन इंटू फैन आउट का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, हमें इसकी डेरिवेशन नहीं करनी। यहाँ पे लेंथ क्या है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड और नंबर ऑफ डिसीजन पॉइंट्स इन द मॉड्यूल, सिंपल सी बात। फैन इन कितना डेटा इनपुट होगा, फैन आउट कितना, सॉरी, डेटा आउटपुट होगा, इनको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करेंगे। उसको मल्टीप्लाई करना किस चीज के साथ? लेंथ के साथ। भाई लेंथ क्या होता है बता दो मुझे, लेंथ क्या होता है बोलिए? भैया लेंथ जो है उसका क्या मतलब है? अगर यहां पे लेंथ लिखा है दैट मींस एलओसी। एलओसी से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। स्क्वेयरिंग एम्फेसिस दैट हाई फैन इन एंड हाई फैन आउट ड्रेस्टिकली इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी। कह रहा है यहां आपको डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी। जैसे आपको याद होगा मर्ज सॉर्ट की एन लॉग एन, बिग ऑफ एन लॉग एन यही थी उसकी, आपका कौन सा था वो, बाइनरी सर्च, बिग ऑफ लॉग एन। ये सारी चीजें यहां पे कैलकुलेट नहीं करनी। कह रहा है यहां पे सिंपल फॉर्मूला है लेंथ इंटू फैन इन इंटू फैन आउट का स्क्वायर। फैन इन क्या है? इनपुट फाइल्स, या फिर इनपुट जितना डेटा हो रहा है फ्लो कर रहा है इनपुट में, और आउटपुट जितना आउटपुट में फ्लो कर रहा है। सिंपल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हाई फैन इन और हाई फैन आउट होता है मतलब भाई कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है, पहले ही बता दो। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का। समझ रहे हो ना बात को, कि डेटा जो है लीनियरली नहीं बढ़ता भैया, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली। बात समझ रहे हो क्या? हाँ भैया, बात को समझ तो रहे हैं, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्सिटी स्कोर हैज डिसाइड वेदर टू अप्लाई रीफैक्टरिंग और टेस्टिंग फोकस, मतलब आगे हम लोग जब टेस्टिंग करेंगे तो हमारी मदद होगी इसमें। क्वेश्चन गिवन है, एक मॉड्यूल है, लेंथ है 50 एलओसी, फैन इन है 3, फैन आउट है 4, कॉम्प्लेक्सिटी बता दो। क्या होगा भैया? 50 इंटू 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर। बताओ जरा, 50 इंटू 4 थ्री इज 12, 12 का स्क्वायर इज 144, तो 50 इंटू 144 जो कि मुझे क्या देगा? 720, 7,200। समझ गए बात को? हाँ भैया समझिए, कुछ नहीं है इसमें। ये टाइटली कपल्ड और हेविली कनेक्टेड चीजें हैं, तब इनकी कंप्लेक्सिटी इतनी हाई है। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कपलिंग कोहेशन में, मुझे सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए भैया? मुझे सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जिसकी कंप्लेक्सिटी हाई हो, लो हो। बताओ, पहले ही बताओ भैया। हमेशा हमेशा पता है हम लीड कोड पे कोई भी सबमिशन करने जाते हैं, वो कहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे चाहिए सबसे कम से कम जितनी हो। तो हाई कॉम्प्लेक्सिटी अगर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। और यूनिट 2 से पढ़ के आए हैं सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, इसका मतलब उसमें भैया कपलिंग तो हाई है लेकिन जो कोहेजन है वो कम है। तो वही कह रहा है अगर हाई कॉम्प्लेक्सिटी है इसका मतलब है टाइटली कपल्ड। ठीक। एडवांटेजेस क्या है? ये मॉड्यूल्स विद हाई कपलिंग को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, गाइड करता है मॉड्यूलराइजेशन को, और क्वांटिफाई करता है मेंटेनेबिलिटी के रिस्क को। ठीक है। ये मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो लाइफ टाइम है उसका दिया हुआ है। जब प्रोडक्ट रिलीज होता है, व्हेन प्रोडक्ट रिलीजेस, तो क्या होता है भाई? पहले भैया उसमें फेलियर बहुत कम हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, कम हो, सॉरी, पहले बहुत ज्यादा फेलियर होता है। फिर जैसे जैसे मेरे को पता चलता है कि ये फेलियर आ रहा है, मेरी टीम उसको इंप्रूव करती है, तो फेलियर ड्रास्टिकली कम हो जाता है। सिंपल सी बात। जबकि हार्डवेयर में क्या है? हार्डवेयर में भैया मैं स्टार्ट करता हूं तो फेलियर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। फिर कुछ टाइम उसे यूज करने लगता हूं तो कहते हैं ना यार, थप्पड़ मारो जब पुरानी मशीनें अपने आप चलने लगती है। तो उस फेज में वो अच्छा काम करता है, काम करता है, फिर क्या होता है भैया? फिर से हार्डवेयर तो खराब हो जाता है ना एक टाइम के बाद, ऐसा नो। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या है? वो टाइम के साथ इंप्रूव होता है, हार्डवेयर प्रोडक्ट टाइम के साथ खराब होता है, सबको पता है बात। तो वही कह रहे हैं रिलायबिलिटी क्या है, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या है। अब मैंने बहुत सारे मेट्रिक से पता लगा लिया सॉफ्टवेयर के बारे में, जो भी डेटा चाहिए था वो। अब कह रहा है जब तुम यूज कर रहे हो ना सॉफ्टवेयर को, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ये ग्राफ बनता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो तो टाइम के साथ इंप्रूव ही होता जाएगा, उसमें फॉल्ट्स कमी होती जाएंगी, जैसे जैसे अपडेट आएंगे मैं बग को फिक्स करता रहूंगा। लेकिन हार्डवेयर में तो भाई टाइम के साथ वियर एंड टीयर इशू होगा, जिसकी वजह से जल्द खराब हो जाएगा आपका हार्डवेयर प्रोडक्ट। ठीक। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट, आफ्टर मेजरिंग ऑल द मैट्रिक्स, मुझे पता चला बग्स कितने हैं। अभी बग का फॉर्मूला देखा था, नहीं देखा था? भाई बग्स का फॉर्मूला क्या बताया था? ई की पावर 2/3 अपॉन
3000, इससे आपको बग्स पता चल रहे थे ना, आप बग इंटेंसिटी निकाल रहे थे ना, तो आपको पता चला ना कि कौन सा जो आपका प्रोडक्ट है, कौन सा जो सॉफ्टवेयर है, वो कितना रिलायबल है, उस पे मैं कितना डिपेंड कर सकता हूँ, कितना क्वालिटी वाला है या नहीं। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सॉफ्टवेयर सिस्टम will operate without failure for a specified period under specified condition. It is a part of software quality alongside usability, performance and maintainability. ये एक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है, चेंज होते रहते हैं बग्स का नंबर। फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर फेलियर है, फेलियर इज एन एग्जीक्यूशन इवेंट वेयर द सॉफ्टवेयर बिहेव्स अनएक्सपेक्टेडली। कह रहा है फेलियर होता क्या है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ हो। मान लो मैंने मेरा कोई बच्चा है और मैंने उसको कहा यार ऐसा कर, अच्छे मार्क्स लाइयो, फर्स्ट आना है क्लास में, वो आ गया क्या, वो आ गया भैया 7th। यस और नो, मैं चाह रहा था फर्स्ट आए, आया वो 7th, तो मेरी नजरों में क्या हो गया भैया, फेलियर हो गया, वो बच्चा फेलियर हो गया। है ना, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन मोस्टली पेरेंट्स ऐसा ही अज्यूम कर लेते हैं। तो जब मेरे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसा बिहेवियर नहीं होता, तो हम बोलते हैं फेलियर आ गया। नॉट ऑल सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। रिमूविंग फॉल्ट्स फ्रॉम रेयरली यूज पास टू द सॉफ्टवेयर लिटिल इम्प्रूवमेंट। कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपका फेलियर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में आएगा। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा फेलियर को रिमूव करते वक्त, अगर आप फेलियर को रिमूव कर दोगे तभी तो सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा। यस और नो, रिलायबल मतलब क्या, फेलियर फ्री सॉफ्टवेयर, सिंपल सी बात। कह रहा है कि हमें फेलियर्स को रिमूव करना है और किस पार्ट से रिमूव करना है वो भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा ना हो ना, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक अवॉइडेंस, हमने पढ़ा होगा कि डेडलॉक को अवॉइड करते हैं, ठीक है, फिर डेडलॉक को डिटेक्ट करके उसको रिकवर करते हैं, लेकिन एक मेथड है डेडलॉक को अवॉइड ही कर दो। हाँ, डेडलॉक को इग्नोर ही कर दो, मतलब डेडलॉक हो रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे ही कह रहा है कि फेलियर जो है वो हमें देखना पड़ेगा किस पार्ट में आ रहा है। अगर ऐसे पार्ट में आ रहा है जो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ही नहीं, तो हम उसको इग्नोर करते हैं फेलियर को। वही सारी बातें बता रहा है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉफ्टवेयर फेलियर्स, नंबर ऑफ फॉल्ट्स। कहोगे भैया फेलियर और फॉल्ट तो एक ही बात में, नहीं भाई, फॉल्ट की वजह से फेलियर होता है, फॉल्ट की वजह से फेलियर होता है। अगर मैं कहूं मेरा बच्चा जिसको मैं चाह रहा था फर्स्ट आए, आया वो 7th, क्यों आया, क्योंकि जब मैं उसको बोलता था पढ़ ले वो खेलता था, तब वो गलती कर रहा था, फॉल्ट कर रहा था, उसकी वजह से उसको फेलियर फेस करना पड़ा। समझे क्या, हाँ भैया समझ गए। फिर क्या दूसरा फैक्टर, ऑपरेशनल प्रोफाइल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हाउ एंड वेयर द सॉफ्टवेयर इज यूज, टाइप्स ऑफ टाइम रिलायबिलिटी मेजरमेंट। एक बार ऊपर आओ दोबारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉफ्टवेयर फेलियर, नंबर ऑफ फॉल्ट्स, जितनी फॉल्ट्स होंगी, और ऑपरेशन प्रोफाइल क्या है, उसको कहां पे यूज कर रहा हूं सॉफ्टवेयर को, उससे भी तो पता चलेगा यार। अभी तो मैंने बताया, मान लो मेरे पास कोई ऐसे पोर्शन में फेलियर आ रहा है जिसको यूजर ने कभी यूज ही नहीं किया, तो क्या मैं उसको फिक्स करने में ज्यादा ध्यान लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। तो क्या वो वाला फॉल्ट सॉफ्टवेयर फेलियर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वही बच्चा जब खाना खा रहा होता था तो खाना खाने में बहुत टाइम लगाता था, हो सकता है उस वजह से भी वो फेल हुआ हो, लेकिन क्या उस चीज को मैं फेलियर कंसिडर कर रहा हूं, नहीं कर रहा। यस और नो, हाँ भैया उसको मैं फॉल्ट कंसीडर कर रहा हूं, नहीं कर रहा, दिस काइंड ऑफ थिंग। टाइप्स ऑफ टाइम इन रिलायबिलिटी मेजरमेंट। तो जब भी मैं रिलायबिलिटी मेजरमेंट, सॉरी, मैं रिलायबिलिटी को मेजर करूंगा कि मैं इस प्रोजेक्ट पे, इस प्रोडक्ट पे कितना रिलायबल हो सकता हूं, तो 3 तरह की टाइम की डिस्कशन करूंगा। एग्जीक्यूशन टाइम, कि एक्चुअल सीपीयू टाइम जो है वो कितना लगता है एग्जीक्यूशन के लिए। कैलेंडर टाइम, नॉर्मल या फिर रेगुलर टाइम भी यूज इन डेली लाइफ। clock time, actual elapsed time while the software is executing including idle and waiting time। clock time वो है जिसमें मैंने वेटिंग टाइम को और सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम को भी प्लस कर लिया। कैलेंडर टाइम वो है जो मैं नॉर्मल लाइफ में यूज करता हूँ, और एग्जीक्यूशन टाइम वो है जो सीपीयू एक्चुअल में यूज कर रहा है, सिंपल। तो इन 3 पैमानों पे कि एग्जीक्यूशन टाइम कितना लग रहा है, कैलेंडर टाइम कितना लग रहा है, क्लॉक टाइम कितना लग रहा है, मेरे सॉफ्टवेयर को बग को फिक्स करने में, फॉल्ट को फिक्स करने में, फेलियर को मतलब पीछे छोड़ के सक्सेस की ओर भागने में, उससे मैं रिलायबिलिटी को मेजर करूंगा। इंपॉर्टेंस क्या है भाई सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, क्यों इंपॉर्टेंट आइडिया है, यूजर को सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्यों भाई, यूजर मेरे सॉफ्टवेयर पे रिलाई कर सकता है, दैट मींस अब वो जब सो रहा है ना तो उसे चिंता नहीं है उसका ट्रांजेक्शन कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए रिलायबिलिटी होना जरूरी है। कॉस्ट रिडक्शन, अगर मेरा सॉफ्टवेयर रिलायबल है, बग होंगे कम, तो मुझे अपनी टीम बग फिक्स करने वाली रखनी पड़ेगी कम, उनको सैलरी देनी पड़ेगी कम, तो कॉस्ट की रिडक्शन कर सकता हूं। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम होते हैं, ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ती है, मेंटेनेंस में कितने लोग लगेंगे उसकी प्रिडिक्शन पहले से ही कर सकता हूं, बिकॉज मैं कहूंगा भाई मेरा सॉफ्टवेयर रिलायबल है, चिंता मत करो, 10 सालों से चल रहा है। अभी तो मैंने बताया भाई, अगर मेरा सॉफ्टवेयर 10 सालों से चल रहा है तो बताओ उसके अंदर बग्स कम होंगे ज्यादा, हमें हमेशा पता है सॉफ्टवेयर टाइम के साथ अपडेट होता है, बग्स का नंबर कम होता है, सिंपल। ऑपरेशनल कंटिन्यूटी, और मेरी कंपनी अनइंटरप्टेडली चलती रहेगी, सिंपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरर फॉल्ट फेलियर में क्या डिफरेंस है। एक पर्सन एरर करता है जिससे सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आता है, उस फॉल्ट से ऑपरेशन पूरा फेल कर जाता है, सॉफ्टवेयर पूरा फेल कर जाता है। समझे, नहीं समझे, आओ डिफरेंस समझोगे। फॉल्ट क्या है, एक डिफेक्ट है, बग है इन द सॉफ्टवेयर कोड, डिजाइन और रिक्वायरमेंट दैट मे कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट्स। अब क्या हुआ,
एंड ऑब्जर्व्ड इनकरेक्ट बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कॉज बाय वन और मोर फॉल्ट्स। जब वो एक फॉल्ट हुआ, उससे मेरे पूरे सिस्टम का, मेरे पूरे सॉफ्टवेयर का जो काम था वो रुक गया। दैट इज कॉल्ड फेलियर। नेचर क्या है, फॉल्ट जो है वो प्रोडक्ट में यानी कि कोड में जो स्टैटिक है उसमें एग्जिस्ट करता है, फेलियर रन टाइम पे होता है। फॉल्ट जो है वो हिडन रह सकता है अंटिल एग्जीक्यूटेड अंडर सर्टेन कंडीशन। ऐसा हो सकता है ना, किसी पर्टिकुलर पार्ट में सॉफ्टवेयर की फॉल्ट हो, जब तक मैं उस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्या वो फॉल्ट मेरे सिस्टम फेलियर को कॉज कर रहा है? नहीं कर रहा भैया, नहीं कर रहा। दैट मीन्स वो हिडन रहेगा। लेकिन फेलियर एक्चुअल प्रॉब्लम है जो यूजर को भी दिखेगी, टेस्टर को भी दिखेगी। ठीक है, फॉल्ट क्या है? इट इज अ कॉज ऑफ इनकरेक्ट बिहेवियर। वो होता क्यों है? इनकरेक्ट बिहेवियर की वजह से। फेलियर क्या है? इफेक्ट ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। कॉज है ये इनकरेक्ट बिहेवियर का, इसकी वजह से इनकरेक्ट बिहेवियर होता है। फेलियर है क्या? कि इफेक्ट है फॉल्ट का। समझे बात को? फॉर एग्जाम्पल, रॉन्ग फॉर्मूला लिख दिया मैंने, एरिया इक्वल टू 2 पाई आर लिख दिया इंस्टेड ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये फॉल्ट है या एरर कह लो यार, इसको इजीली समझ लो। अब जब मैंने ये वाला कोड लिख दिया, मुझे ये बताओ, क्या आप इसको समझ पाएगा अगर यूजर पढ़ रहा है? जिसको नहीं पता कि भाई किस तरह से मेरा जो प्रोग्राम है वो कोडिंग कर रहा है, क्या उसको समझ आएगी? ये चीज नहीं समझ आएगी। यूजर को थोड़ी ये बात समझ में आएगी, नहीं आएगी। यूजर को जब एरिया गलत मिलेगा आउटपुट में, वो कौन दे रहा है? सॉफ्टवेयर। तब वो कहेगा फेलियर हो गया भाई, तुम्हारा सॉफ्टवेयर फेल कर गया मुझे सही आंसर देने में। तो वो पूरे सॉफ्टवेयर का फेलियर कहलाएगा। और वो किसकी वजह से रहा है? वो हो रहा है एक सिंपल फॉल्ट की वजह से जो एक पर्टिकुलर कोड में हुई है। समझ गए? हाँ भैया समझ गए, बहुत बढ़िया। तो फेलियर कब फाइंड आउट होता है? ड्यूरिंग टेस्टिंग, यूजर रिपोर्ट्स, मॉनिटरिंग के वक्त हम लोगों को पता चलता है हाँ भाई यहाँ पे फेलियर हो गया। ठीक है, और हम लोग फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बग्स को कैसे फाइंड आउट करते हो भैया? जब मैं बार बार वो करता हूँ, क्या बोलते हैं उसे यार, क्या बोलते हैं उसे, अपन कोड के बाद ड्राई रन करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है अगर कोई फॉल्ट होती है तो कोड में। क्लियर है बात? हाँ भैया क्लियर है, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, 2019 में मुझे क्वेश्चन दिखा था एक, हार्डवेयर रिलायबिलिटी वर्सेस सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। हार्डवेयर रिलायबिलिटी क्या है? मतलब भाई हार्डवेयर के ऊपर आप कब तक कितना कैसे रिलायबल हो सकते हो, सॉफ्टवेयर के ऊपर आप कितना कब और कैसे रिलायबल हो सकते हो। हार्डवेयर के अंदर तो भाई फेलियर कब कब आएगा? फिजिकल डिग्रेडेशन की वजह से, भैया मशीन हाथ से गिर गई टूट गई, हार्डवेयर में फेलियर आ गया, yes or no? सॉफ्टवेयर में कब आएगा? अगर कोडिंग में कोई डिफेक्ट है, लॉजिक में कोई एरर है, इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट है, तब। फेलियर रेट ओवर टाइम क्या है भैया? यहाँ पे बाथटब कर्व बनता है, जो मैंने आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के वक्त दिखाया, ये रहा बाथटब कर्व बन रहा है, हाँ जी। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियली घट रही है चीजें, देख पा रहे हो क्या? मतलब भैया पहले तो बहुत ज्यादा एरर्स होंगे, धीरे धीरे टाइम के साथ एरर आएंगे कम, और फिर क्या हुआ भैया, जब वियर एंड टीयर हो जाएगा मेरे हार्डवेयर का, फिर से एरर्स बढ़ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? फेलियर रेट ओवर टाइम, बाथटब कर्व। सॉफ्टवेयर में क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट फेलियर रेट रहेगा। कैसे रहेगा भाई? पहले तो एरर्स आएंगे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, फिर टाइम के साथ अपडेशन होती रहेगी तो कांस्टेंट हो जाएंगे एक टाइम के बाद एरर। इंप्रूवमेंट मेथड क्या है भाई? अगर हार्डवेयर में तुम्हें रिलायबल रहना है, मशीन का मदरबोर्ड बदल दो, अगर खराब हो गया बदल दो, सिंपल। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है? डिबगिंग करते रहो, टेस्टिंग करते रहो, अपडेशन करते रहो, कोड रिव्यू करते रहो। समझे? जी। प्रेडिक्टेबिलिटी, हार्डवेयर जो है मोर प्रेडिक्टेबल यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स ऑफ कंपोनेंट लाइफ। भाई प्रेडिक्ट कर सकता हूं, अगर तुमने लैपटॉप लिया 10 साल पुराना है, मुझे दिख रहा है जिटर हो रहा है, हो सकता है ना कि जो मेरा स्क्रीन वाला कंपोनेंट है वो खराब हो गया, तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई जब तक टेस्टिंग नहीं करोगे, जब तक तुम कोड का रिव्यू नहीं करोगे, क्या प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कहाँ पे एरर आ रहा है सॉफ्टवेयर में? भैया नहीं कर पाएंगे। कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे तो भैया हार्डवेयर में तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, टेम्परेचर, डस्ट, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, ठीक है। और हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है? ह्यूमन एरर। ह्यूमन ने एरर कर दिया डिजाइन में, ह्यूमन ने एरर कर दिया रिक्वायरमेंट और कोडिंग में, तो क्या होगा भैया? उससे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है बात? जी भैया क्लियर है। एंड ऑफ लाइफ, फिजिकल ब्रेकडाउन इनएविटेबल ओवर टाइम। ठीक है भाई, फिजिकल ब्रेकडाउन कभी ना कभी तो होगा ही होगा। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, हार्डवेयर कब तक खैर मनाएगा? कभी ना कभी तो टूटेगा। और जो सॉफ्टवेयर है भैया, यहाँ पे कोई फिजिकल वीर आउट नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए तो सॉफ्टवेयर को मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़े। क्लियर है बात? समझ में आ गई? हाँ भैया बात समझ में आ गई। तो इस टेबल को भी देख लेना, मुझे लगता है इस साल आपके पास ये सवाल आ सकता है। 2019 में तो मुझे दिखा था ये, और शायद 2021 में मिड सेम में, अच्छा मिड सेम तो हुए नहीं थे, फिर एंड सेम में पूछा होगा। 2 बार देखा है मैंने सवाल, इससे यहाँ पे अटैच कर दिया है। क्लियर है इतनी बात? जी भैया क्लियर है, बहुत बढ़िया। 3 तरह के टाइम मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से भैया? आपने बताया था सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का मेजर करते हैं यूजिंग 3 टाइम्स। फर्स्ट वाज आवर एग्जीक्यूशन टाइम, बहुत बढ़िया। दूसरा टाइम कौन सा बताया था मैंने भैया? दूसरा टाइम आपने हमें बताया था क्लॉक टाइम। और तीसरा टाइम कौन सा बताया था मैंने? तीसरा भैया आपने हमें बताया था आई गेस एग्जीक्यूशन प्लस वेटिंग वाला, उसका क्या नाम था बताओ जरा, क्या नाम था? रुको एक बार चेक कर लेते हैं यार। तो भैया आप तो खुद भूल जाते हो यार, सब्जेक्ट ऐसा है, पेपर से एक दिन पहले पढ़ो अगले दिन भूल जाओ। अच्छा कैलेंडर टाइम था, यस। इसका नाम था भैया क्लॉक टाइम, और जो आपने ऊपर लिखा था दैट वाज आवर कैलेंडर टाइम।
सीपीयू जितनी देर रहा एग्जीक्यूशन टाइम, हमारे ह्यूमंस वाला टाइम कैलेंडर टाइम, क्लॉक टाइम क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम प्लस वेटिंग टाइम, याद है ना ये? हाँ। तो इसके बेसिस पे मैंने रिलायबिलिटी मेजर के मॉडल बनाए, रिलायबिलिटी मेजरिंग मॉडल्स बनाए, और 4 या 5 मॉडल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला है बेसिक एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 3 तरह के टाइम्स होते हैं, कौन कौन से बताओ भाई? एक होता है एग्जीक्यूशन टाइम, जितनी देर मेरा सॉफ्टवेयर सीपीयू में एग्जीक्यूशन कर रहा है। फिर कौन सा टाइम होता है भैया? आपने बताया था एक टाइम हमको, कैलेंडर टाइम, जो हम लोगों का नॉर्मल टाइम है, जो ह्यूमंस यूज करते हैं फॉर मेजरिंग टाइम, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर टाइम। एंड फाइनली था क्लॉक टाइम, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम प्लस वेटिंग टाइम। जो पहले 2 मॉडल्स हमको पढ़ने हैं, बेसिक एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल, और हमारा दूसरा कौन सा है, लॉगरिथमिक एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल। ये दोनों एग्जीक्यूशन टाइम पे बेस्ड है। हम लोग इन दोनों को पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये हैं सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स। ठीक है। हम लोग यहां पे डील करेंगे फेलियर्स के साथ। अगर फेलियर्स एग्जीक्यूशन टाइम के साथ बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि मैं अपडेट करता जा रहा हूं अपने सॉफ्टवेयर को, लेकिन फिर भी एरर बढ़ते जा रहे हैं, तो बताओ क्या ऐसा सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा भाई। जिसमें फॉल्ट बढ़ रहे हैं वो चीज अच्छी क्यों रहेगी? तो क्या मैं उस पर काम करना पसंद करूंगा? समय के साथ नहीं करूंगा भैया पसंद। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, अगर समय के साथ एरर्स बढ़ रहे हैं, अगर समय के साथ फेलियर बढ़ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बेकार है, और वो सॉफ्टवेयर रिलायबल है क्या? नहीं है। मान लो, और अक्सर होता भी यही है, कि सबसे पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, समय के साथ साथ मुझे उसके अंदर एरर्स पता चले, उसके अंदर बग्स पता चले, यूजर की डिमांड समझ में आती गई, तो मैंने उसको अपडेट किया, और अपडेट ऐसे किया कि नंबर ऑफ फॉल्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते रहे। नंबर ऑफ फॉल्ट्स कम हो रहे हैं, तो बताओ सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। अगर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर रिलायबल होता जा रहा है, मैं उस पर डिपेंड कर सकता हूं। तो यही दोनों मॉडल्स हैं जिनसे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से बेसिक एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल हमें बताएगा कि सॉफ्टवेयर रिलायबल होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है, ये सब कुछ। फिर ऐसे ही लॉगरिथमिक टाइम मॉडल में बताएगा कि सॉफ्टवेयर रिलायबल होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा। मतलब इससे हम सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को पता करते हैं, सिंपल, कि हम लोग सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आती है? हाँ भैया समझ में आती है, बात बढ़िया। आइए फिर। तो बेसिक एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल इज बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन टाइम। इट इज अज्यूम्ड दैट फेलियर में अकर। हम अज्यूम करते हैं कि फेलियर होगा ही, क्योंकि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर का चलना और फेलियर होना, ये एक नॉन होमोजेनस पॉइजन प्रोसेस है। भैया समझे नहीं क्या होती है नॉन होमोजेनस पॉइजन प्रोसेस? नॉन होमोजेनस पॉइजन प्रोसेस ऐसी होती है जो टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसने बोला एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आप मुझे बताओ, अगर मैं 1800 से लेके 1800 जो ईयर था उससे लेके 2025 तक देखूं, तो क्या हर साल इक्वल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स रहे होंगे? बताओ नहीं भैया। ऐसा हो सकता है किसी साल सड़क पे बहुत ज्यादा लोग आ गए हों, किसी साल कुछ हम लोगों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया हो, तो उस साल जो हमारे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है वो कम हो गए हो। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है किसी दिन भैया बहुत बाढ़ आ गई हो, या सड़क पे कोई हादसा हो गया, उस दिन क्या हो सकता है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है वो इंक्रीज हो गए हो। तो हम कह रहे हैं कि भाई गिवन पीरियड ऑफ टाइम में समय के साथ साथ जो चीजें चेंज होती हैं उनको बोलते हैं नॉन होमोजेनस पॉइजन प्रोसेस। उसी तरह से सॉफ्टवेयर के फेलियर्स हैं। ऐसा हो सकता है ना कि मैं जब सॉफ्टवेयर को अपडेट करता जा रहा हूं, भैया हो क्या रहा है, उसमें नंबर ऑफ फेलियर्स कम होते जा रहे हैं। वही हम लोग को डिस्कस करना है कि नॉन होमोजीनियस पॉइजन प्रोसेस तो अगर है, तो उसमें मैं बेसिक एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल यहां पे इनिशिएट कर सकता हूं, लगा सकता हूं। देखिए, in this case, processes are non-homogeneous since failure intensity changes as a function of time। कह रहा है in this case जो प्रोसेस है वो भी हमारी नॉन होमोजेनस है, क्योंकि यहां पर भी फेलियर जो है, फेलियर की इंटेंसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज होती है। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इतनी बात समझ में आई? इन दिस मॉडल द डिक्रीज इन फेलियर इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ फेलियर्स ऑब्जर्व्ड इज कांस्टेंट। कह रहा है इस फंक्शन के अंदर, सॉरी, इस मॉडल के अंदर डिक्रीज इन फेलियर इंटेंसिटी एज फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ फेलियर्स ऑब्जर्व्ड इज कांस्टेंट। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा यू क्या है? लैम्डा यू है फेलियर इंटेंसिटी, और इसको हम लोग डिपिक्ट कैसे कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ फेलियर्स ऑब्जर्व। कि फेलियर इंटेंसिटी जो है, जितने फेलियर्स एक बार में हो रहे हैं उससे मेरी फेलियर इंटेंसिटी चेंज होती जा रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये फॉर्मूला, और ये कांस्टेंट रहता है, इसको याद रखेंगे। लैम्डा यू इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 माइनस म्यू अपॉन वी नॉट। लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा नॉट है इनिशियल फेलियर इंटेंसिटी। जब स्टार्ट हुई थी एग्जीक्यूशन उस समय कितने फेलियर इंटेंसिटी थी? वी नॉट क्या है? नंबर ऑफ फेलियर्स एक्सपीरियंस्ड इफ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। मान लो ये मेरा टाइम 0 था, और इसको मैंने एक सॉफ्टवेयर है उसको 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलाया, तो बीच में जितने नंबर ऑफ फेलियर्स आए उनको मैं वी नॉट से डिपिक्ट करता हूं। और फाइनली म्यू क्या है? म्यू है एवरेज और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें कितने फेलियर्स आए होंगे। वी नॉट को आप ऐसा समझो, लैम्डा नॉट और वी नॉट को आप इस तरह से याद रखो। लैम्डा नॉट है फेलियर इंटेंसिटी एट द स्टार्ट, वी नॉट है फेलियर इंटेंसिटी एट द एंड।
क्लियर है? बात समझ में आती है? हाँ भैया बात समझ में आती है। मुझे एक बात बताना, सिर्फ इतनी सी मुझे बात बताना आप, कि अगर मैं सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करता जा रहा हूं तो सॉफ्टवेयर के एरर्स कम होंगे बढ़ेंगे? भैया कम होंगे एरर्स। नॉर्मल समझ तो यही कहती है। तो बताओ फेलियर इंटेंसिटी स्टार्टिंग में ज्यादा होगी या लास्ट में? फेलियर इंटेंसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेलियर्स एक्सपेक्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम। जब मैं उसको, ये समझ लो, अगर फेलियर इंटेंसिटी हाई है दैट मींस फेलियर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अगर फेलियर इंटेंसिटी कम है दैट मींस फेलियर्स बहुत कम हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग में फेलियर ज्यादा थे मतलब लैम्डा नॉट बड़ा है और वी नॉट जो है वो छोटा है। यस और नो? क्योंकि लास्ट में जब मैं एकदम एंड पे होऊंगा एग्जीक्यूशन के, दैट मींस मैं अपडेशन अपडेशन सब कर चुका हूं। इसका मतलब अब फेलियर्स बहुत कम हो चुके हैं। तो पहला ग्राफ आपको ये याद रखना है, थ्योरी अगर थ्योरी ही पूछेगा तो ये ग्राफ जरूर बना के आना है कि फेलियर इंटेंसिटी वर्सेस मीन फेलियर एक्सपीरियंस, कि लैम्डा आर से अगर मैं शुरू करता हूं, हाँ लैम्डा नॉट से अगर मैं शुरू करता हूं और वी नॉट तक जाता हूं, तो इस तरह का ग्राफ बनता है कि फेलियर इंटेंसिटी रिड्यूस करे। बात समझ में आई? इसका ये मतलब समझ लो आप, मीन फेलियर एक्सपीरियंस। मीन फेलियर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? म्यू का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितने फेलियर्स हो रहे हैं। तो ये समझो कि यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो स्टार्टिंग में फेलियर्स का नंबर सबसे ज्यादा हाई है, और वी नॉट मतलब अब मैं इन्फिनिटी तक पहुंच चुका हूं, एंड कर चुका हूं। तो बताओ वी नॉट की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी पे क्या है? सबसे कम है। दैट मीन्स फेलियर्स जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, और कैसे? लीनियरली रिड्यूस कर रहे हैं। इतनी बात याद रहेगी क्या? अब ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये स्लोप की वैल्यू क्या है? इस वाले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा डी लैम्डा बाई डी म्यू, जो कि आएगा माइनस लैम्डा नॉट बाई वी नॉट। इससे मुझे पता चला जो माइनस है दैट डिपिक्ट्स कि यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, मतलब फेलियर्स नीचे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। क्लियर है? इतनी बात याद रहेगी। फिर कह रहा है दिस मॉडल एम्प्लाइज अ यूनिफॉर्म ऑपरेशनल प्रॉब्लम। अच्छा एक और बात यहाँ पे आपको जो देखनी है सेकंड वाले ग्राफ में, ये दूसरा ग्राफ है, कह रहा है मीन फेलियर एक्सपीरियंस्ड वर्सेस एग्जीक्यूशन टाइम का ग्राफ। मीन फेलियर एक्सपीरियंस वर्सेस एग्जीक्यूशन टाइम का ग्राफ, कि जैसे जैसे एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ता जा रहा है, आप यहाँ पे चेक करना, ये आपका एग्जीक्यूशन टाइम है जीरो, यहाँ पे फेलियर कितने हैं? जीरो। और ये जब आपका एग्जीक्यूशन टाइम पहुंच गया इन्फिनिटी पे, तो आपके फेलियर्स कितने हो गए? आपके फेलियर्स पहुंच गए वी नॉट हो गए। भैया ये तो एकदम आप गलत बात कह रहे हो। क्यों? मैं गलत कैसे कह रहा हूं? मुझे बताना जरा, मैं गलत कह कैसे रहा हूं ये बताओ, टेल मी। ये जो ग्राफ है ये क्या डिपिक्ट करता है? अक्सर बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है। आपको बता रहा है नंबर ऑफ फॉल्ट्स वर्सेस टाइम। इससे पहले वाला ग्राफ क्या था भाई? इससे पहले वाला ग्राफ मुझे कह रहा था कि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा फेलियर्स होंगे। यस और नो? बिल्कुल भैया आप सही बात कह रहे हो। और लास्ट में सबसे कम फेलियर्स होंगे। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो। तो इसलिए कि फेलियर इंटेंसिटी को दिखा रहा था, तो ये वाला ग्राफ एकदम सही था। और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये भी एकदम सही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है, आप मुझे बताओ जीरो जो है पॉइंट, उस पर कितने एग्जीक्यूट, उस पर कितने फॉल्ट्स हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 फॉल्ट थे, मान लो एकदम स्टार्टिंग में आपके 50 फॉल्ट थे, ठीक है। फिर उसके बाद कितने फॉल्ट हो जाएंगे? उसके बाद 0 सेकंड पे आपके 50 फॉल्ट थे, 1 सेकंड पे फॉल्ट हो गए 40, कम हो रहे हैं ना धीरे धीरे। 2 पे हो रहे हैं 30, 3 सेकंड पे 20, 4 सेकंड पे हो गए 10 फॉल्ट, और 5 सेकंड पे 0 फॉल्ट, ठीक है। तो मुझे बताओ, ओहो क्या खुल गया ये, जस्ट अ सेक जस्ट अ सेक, या। तो मुझे बताओ कि 50 जब यहां पर मैं था, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है, 1 सेकंड रुको। यस ये देखना, जब 0 सेकंड पे सिर्फ 50 फॉल्ट है, तो बताओ अब तक टोटल टोटल फॉल्ट कितने आपके गुजर चुके हैं? बताना जरा भैया। 50 फॉल्ट होके गुजर चुके हैं। अच्छा, जब 1 सेकंड में मैं पहुंचा हूं, जब 1 सेकंड वाले टाइम फ्रेम पे मैं पहुंचा हूं, तो बताओ इस समय पे सिस्टम में कितने फॉल्ट हो रहे हैं? भैया 40 फॉल्ट हो रहे हैं। और इससे पहले कितने हो चुके हैं? भैया 90 फॉल्ट हो चुके हैं। तो टोटल फॉल्ट अब तक कितने हो गए? 90, ठीक है। फिर अभी जो 2 सेकंड वाला मेरा टाइम फ्रेम है, इसमें अभी कितने फॉल्ट हो रहे हैं? 30। इससे पहले कितने हो चुके हैं? भैया 40 भी हो चुके हैं, 50 भी हो चुके हैं। मतलब 50 प्लस 40 प्लस 30 दैट गिव्स मी 120। समझ रहे हो? फिर ये वैल्यू होगी 140, ये वैल्यू क्या होगी? 180, और ये वैल्यू क्या होगी भाई बोलो? ये भी 180 रहेगी। यस और नो? तो वही कह रहा है कि अगर आप टोटल फॉल्ट्स के लिए ग्राफ बनाओगे ना, तो होगा क्या? होगा भैया ये, कहाँ गया, हाँ, होगा भैया ये कि 0 सेकंड पे अभी 50 फॉल्ट है, फिर 1 सेकंड पे अब तक 90 फॉल्ट हो चुके होंगे, फिर 120 फॉल्ट हो चुके होंगे, फिर 120 फॉल्ट हो चुके होंगे, फिर 140 फॉल्ट हो गए होंगे, और फिर 180 फॉल्ट। फिर जब एग्जीक्यूशन आपका खत्म होने वाला होगा तब भी 180 फॉल्ट होंगे। तो देखो इसी तरह का ग्राफ आपको बन के मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ आ गया होगा ग्राफ समझ में। नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, इससे आसान एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी। और इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला याद मत करो, ये वाला ग्राफ बना के आ जाना। अगर थ्योरी आती है, अगर न्यूमेरिकल आता है फिर मैं आपको बचा नहीं सकता, फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसका प्रूफ भी है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और फेलियर इंटेंसिटी
तो मैंने जैसा आपको बताया भाई, फेलियर इंटेंसिटी तो भैया कम ही होती है एग्जीक्यूशन टाइम का। अगर एग्जीक्यूशन टाइम के साथ अगर मैं फेलियर इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा तो फेलियर इंटेंसिटी टाइम के साथ साथ कम होती है। आई होप सो बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ फॉल्ट्स क्या होते हैं, वो भी कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स के लिए मैंने ग्राफ बनाया, तब ये इंक्रीजिंग ग्राफ बना है, बात को याद रखना है आपको। ठीक जी। और फेलियर इंटेंसिटी कम होती है तो एक ये वाला ग्राफ बना के आएंगे, एक ये वाला ग्राफ बना के आएंगे, कहाँ गया, एक ये वाला ग्राफ बनेगा, एक ये वाला ग्राफ बनेगा। इसके लिए जो हमारा था फंक्शन वो जरूर याद करना और वो लिख के भी आना एग्जाम में, लैम्डा म्यू इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 - म्यू अपॉन वी नॉट। और दूसरा फंक्शन जो मैं कहूंगा याद कर लो, वो है आपका ये वाला dr/d म्यू। डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो ताकि मैं बता पाऊं कि भाई नेगेटिव है यहाँ पे, जो मेरा स्लोप है वो नेगेटिव है। ठीक। और एक इस फंक्शन को प्लीज याद कर लो, द रिलेशनशिप इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट फेलियर इंटेंसिटी एट गिवन वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, इसको याद रख लें बस, और कुछ याद नहीं रखना है, डोंट वरी। ठीक है, थ्योरी आएगी इतना लिखना, 5 नंबर पूरे मिलेंगे आराम से। ठीक। नेक्स्ट मॉडल जो है दैट इज लॉगरिथमिक पॉइसन टाइम मॉडल। लॉगरिथमिक पॉइसन टाइम मॉडल में क्या है, जो हम लोगों ने सबसे पहला ग्राफ देखा था, क्या था वो, दैट वाज लैम्डा नॉट और नीचे क्या था मेरे पास म्यू, यानी कि मीन फेलियर एक्सपीरियंस। वो हम लोग इस तरह से कर रहे थे ना, इस तरह से बना रहे थे। ये कह रहा है कि इस तरह से नहीं बनेगा, ये इस तरह से नहीं बनेगा, आप इसमें इसमें क्योंकि हम लोग लॉगरिथमिक टाइम को कंसीडर कर रहे हैं, लॉगरिथमिक टाइम को कंसीडर कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये ग्राफ लॉगरिथमिकली डिक्रीज करेगा। तो बस कुछ नहीं है, पहले वाले ग्राफ में चेंज आएगा। पहले वाला ग्राफ जो है लॉगरिथमिक पॉइसन एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल में कैसा बनेगा, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। और उसमें कैसा बना था पहला वाला ग्राफ, ऐसे लीनियरली डिक्रीज करा था। सिर्फ इतना सा फर्क आएगा, सिर्फ इतना सा फर्क आएगा। बात समझ में आ गई। एक बार पढ़ भी देता हूं, दिस मॉडल इज डेवलप्ड बाय मूसा एल्टाड एंड 79 मतलब 1979 में। इन दिस केस द फेलियर इंटेंसिटी फंक्शन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। यहाँ पे एक्सपोनेंशियली जो है वो फंक्शन रिड्यूस करता है। कहोगे भैया अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है तो आप इसको लॉगरिथमिक पॉइसन एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल क्यों कह रहे हो। भाई सबको पता है ना, लॉग इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक पॉइसन एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल। ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन को याद रखेंगे, लैम्डा ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा म्यू। माइनस थीटा म्यू, यहाँ पे माइनस थीटा क्या है, देखो माइनस है, इसका मतलब स्लोप तो अभी भी नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे लीनियरली नहीं जा रही स्लोप, वहां उस फंक्शन में लीनियरली जा रही थी, यहाँ माइनस थीटा है। और थीटा क्या है, थीटा है फेलियर इंटेंसिटी डी के पैरामीटर, जो इस तरह का ग्राफ बनवाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको वो करोगे ना, इसका वो निकालोगे, d लैम्डा/d म्यू करोगे, मतलब इसके स्लोप निकालोगे, तो वो माइनस थीटा पे डिपेंड करती है, इसलिए हम लोग थीटा को बोलते हैं सॉफ्टवेयर फेलियर डी के पैरामीटर। क्लियर है, बस इतना सा ग्राफ रखना है। और ये अगर लॉगरिथमिक पॉइसन और बेसिक के बीच में कंपैरिजन पूछ रहे तो क्या है भाई, ये है भैया कि जो हम लोगों ने 0 सेकंड पे 50 थे, फिर 1 सेकंड पे क्या थे 40, फिर सेकंड में क्या थे 30, फिर 3 में क्या थे 20, फिर 4 में 10 फेलियर और 5 में 0 फेलियर, इस तरह से था। लॉगरिथमिक में क्या होगा, स्टार्टिंग में 50 फेलियर थे ना, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली फेलियर डिक्रीज कर रहा है, तो हो सकता है 50 के बाद सिर्फ 2 ही फेलियर रह जाए, फिर 0 ही रह जाए। तो इसका ग्राफ इस तरह से बन रहा था अगर, तो लॉगरिथमिक का इस तरह से बनता है। बस ये चीजें याद रखनी है, इसके बाद नीचे की सब चीजें, अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, आपको लगता है आपको ये सब चीजें याद रहेंगी, तो इसको याद कर लो, वरना एग्जाम में और का ऑप्शन भी आता है और ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सालों में देखा नहीं है। थ्योरी थ्योरी पढ़ के चले जाओ, ये नीचे की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैलेंडर टाइम कंपोनेंट को छोड़ दो, कोई रीडिंग करना चाहे कर सकता है, नहीं पूछा आज तक। रिसोर्स यूजेज ये मैं आपको यूनिट 4 में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों टॉपिक्स हो गए हैं कंप्लीट। क्लियर है जी, आई होप आपको बात समझ में आती होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज आवर ISO 9002 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS एस्पेक्ट क्या, डेफिनेशन, एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। इस पे क्वेश्चन पूछा है QMS पे, वेरी इंपॉर्टेंट इज योर QMS। और इसके बाद शायद मेरे पास IEEE वाला मॉडल है, वेट 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 वेट, QMS है और CMM, हाँ इन पे बहुत सवाल पूछता है, ये समझते हैं। ये सब भी क्या करेंगे भैया, ये मुझे रिलायबिलिटी तो बताएंगे अंत में जाके, बिल्कुल रिलायबिलिटी का मेजरमेंट क्वालिटी है, जिसकी क्वालिटी जितनी हाई उस पे मैं उतना ज्यादा रिलायबल रह सकता हूँ, ये सर नो बिल्कुल। तो ISO 9001 जो है, आप लोग देखते होंगे, शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा या नहीं, लिखा होता है, अगर आप किसी कंपनी में जाओ लिखा होता है एन ISO सर्टिफाइड कंपनी, तो ISO सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है क्वालिटी का। तो इसलिए कह रहा है डेफिनेशन है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS स्टैंडर्ड है ISO 9001। अगर कोई सॉफ्टवेयर उसको मतलब सेटिस्फाई कर देता है, दैट मींस उसकी क्वालिटी अच्छी है। पर्पस क्या है, हेल्प करता है मॉनिटर करने में और मैनेज करने में क्वालिटी कंटिन्यूअसली अक्रॉस बिजनेस प्रोसेसेस, एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। ऑडिट्स क्या होती हैं, इंटरनल ऑडिट्स आर कंडक्टेड रेगुलरली, ताकि हर बार ऑडिट होती रहे। भाई सॉफ्टवेयर कंपनी की मैंने ऑडिट कर दी और मैंने कहा कि जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना बढ़िया क्वालिटी का है, तो अब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी मुझे चेक नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है ये टीम हर चीज अच्छी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, मैंने क्या किया, आप लोगों ने सुना होगा यार, ऑडिट्स तो चलती रहती है कंपनी में, कंपनी कोई फाइनेंशियल घपला तो नहीं कर रही, या फिर ऐसा समझो कि आप लोग गए, मैगी है,
मैगी इज अ कंपनी जो मैगी प्रोड्यूस करती है, नेस्ले है वो कंपनी। तो वो एफएसएसएआई जो कि फूड अथॉरिटी है हमारी, उसके पास मैगी को लेके जाती है, कहती है देखो भाई हमने मैगी बनाई है, इसको जरा अपना थप्पा लगा दो कि हाँ ये सेफ है खाने के लिए। तो वो क्या करती है एफएसएसएआई, वो उसमें से कुछ बैच को उठाती है, कहती है भाई तुम लोगों ने तो सारी इक्वली बनाई है, तो मैं अपनी चॉइस से कुछ बैच उठाऊंगा और उस बैच को लूंगा और उसकी टेस्टिंग करूंगा। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी निकली तो मैं मान लूंगा पूरे बैच की क्वालिटी अच्छी है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब ये मत कहना भैया गलत कह रहे हो, एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लो, ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, मैंने आपका कुछ पार्ट सेटिस्फाई करवा के देख लिया, मतलब आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो यही आईएसओ करता है। जाता है आपकी कंपनी को ही आईएसओ सर्टिफाइड कर देता है, कहता है ये लोग जो डिजाइन बना रहे हैं सब बढ़िया है। तो एप्लीकेबल है डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सर्विसिंग, टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन वाली सब की सब अपनी कंपनीज को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आईएसओ 9001 मॉडल, ठीक है। फीचर्स क्या है भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, documentation should be utilized and maintained properly, testing of the product should be thoroughly conducted, एंड ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स लाइक मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एडहेरेंस, सब कुछ यहाँ पे हम लोग अच्छे से चेक करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है एसईआई यानी कि सीएमएम, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। सीएमएम एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि डिजाइन, एसेस और इंप्रूव करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को एक ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पे भी मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी को जाके सर्टिफाई करूंगा। इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी। यहाँ पे ऑर्गेनाइज को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। उस जो आईएसओ वाला मॉडल था उसमें क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसके जो प्रोजेक्ट थे मैं उनको सर्टिफाई कर रहा था, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल रेपुटेशन बढ़ रही थी। सीएमए में क्या करूंगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को मेजर करता हूं, ठीक है। इट इज ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी विच डिटरमाइंस हाउ इफेक्टिवली एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहां पे मेरी कंपनी किससे पहचानी जा रही थी, अपने प्रोडक्ट से। यहां पे मैं कहता था भाई प्रोडक्ट जो है अगर वो आईएसओ सर्टिफाइड हो गया तो कंपनी कहेगी हाँ भाई मेरे जो जितने प्रोडक्ट्स हैं ना सर वो सारे आईएसओ सर्टिफाइड हैं, तो देख लो आप कि कुछ तो मेरे अंदर होगा ना, वो कहेगी हाँ। लेकिन सीएमएम मॉडल क्या करता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी मैच्योरिटी के बेसिस पे रेटिंग देता है, टू इंप्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। इसका पर्पस है टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड पाथ एंड टू मेजर मैच्योरिटी इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, मतलब वही क्वालिटी बताऊंगा कैसी है कंपनी की। रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इंक्रीजेस, द प्रोसेस मेच्योरिटी इंक्रीजेस। कह रहा है जैसे रिलायबिलिटी इंक्रीज करती है उसी हिसाब से प्रोसेस की मेच्योरिटी भी इंक्रीज करती है। नहीं समझा भैया, कह रहा है अगर अच्छी प्रोसेस को फॉलो करोगे, डेली पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे ना। तो वही कह रहा है अगर प्रोसेस अच्छी होगी तो सॉफ्टवेयर भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं रैदर देन मैं सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी चेक करूँ, मैं प्रोसेस की रिलायबिलिटी चेक कर रहा हूँ और उससे मैं सॉफ्टवेयर की मेच्योरिटी तुम्हें बता दूंगा। समझ गए, समझ गए बात को। तो सीएमएम मेच्योरिटी लेवल जो है वो 5 होते हैं। लेवल 1 है इनिशियल या फिर रिग्रेसिव, लेवल 2 है रिपीटेबल, लेवल 3 है डिफाइंड कंसिस्टेंट, लेवल 4 है क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड और लेवल 5 है ऑप्टिमाइजिंग। इसको याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनिशियल क्या है भाई, इनिशियली प्रोसेस जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कंपनी वाला आएगा छापा मार देगा एकदम आके आपके पास। फिर रिपीटेबल, फिर है रिपीटेबल चीजें, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उनको चेक करेगा। फिर कंसिस्टेंट, प्रोसेसेस आर वेल करेक्ट। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने आपको बता दिया कैसे वो आके छापा मारता है, नहीं ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि पूरा जब आपका कंपनी का ऑडिट हो जाएगा उसके बाद सीएमएम वाला आपको 5 मैच्योरिटी लेवल्स के बेसिस पे ग्रेड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एक बच्चे ने टेस्ट लिखा, अगर उसका ए ग्रेड है मतलब अच्छा कर रहा है, बी ग्रेड है मतलब चलो ठीक ठाक है, एफ ग्रेड है मतलब फेल हो गया, तो यही कह रहा है आके मैच्योरिटी लेवल की रेटिंग देता है। इनिशियल रिग्रेसिव मतलब अभी जो है पुअरली कंट्रोल्ड सी कंपनी है। रिपीटेबल का क्या मतलब है, बेसिक प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है लेकिन अभी भी चीजें और अच्छी की जा सकती हैं। कंसिस्टेंट मतलब एवरेज, क्वांटिटेटिवली मैनेज मतलब ठीक है, टेक्निक्स को यूज करते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं है व्यूज में। और ऑप्टिमाइजिंग मतलब ये अभी अपने आप को अच्छे से इंप्रूव कर रहे हैं और आगे जाके इनका जो फ्यूचर है वो हमें अच्छा लग रहा है। इस तरह से हम लोग कंपनी की मैच्योरिटी को जो है ग्रेड करते हैं। तो ये हो गया हमारा सीएमएम मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसके, भाई जब ओवरऑल प्रोसेस इंप्रूव होगी तो प्रोडक्ट क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होगी, एक रोड मैप प्रोवाइड होगा, प्रेडिक्टेबिलिटी इन कॉस्ट आएगी, स्टैंडर्डाइजेशन अच्छा होगा और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगी, क्लियर है। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल, भाई रिलायबिलिटी कह लो क्वालिटी कह लो बात तो एक ही है। अब कह रहा है हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी तो मेजर कर ली है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होगी, भाई जो रिलायबिलिटी जिस सॉफ्टवेयर की अच्छी है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, सिंपल सी बात। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल कह लो रिलायबिलिटी कह लो एक ही बात है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल की बेसिस पे भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल, तो इसमें भी हम लोग 2-3 मॉडल पढ़ेंगे। अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल इज अ फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस कैरेक्टरिस्टिक एंड सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी टू मेजर, इवैल्यूएट एंड इंप्रूव इट। दीज मॉडल प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू एंश्योर सॉफ्टवेयर मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स। नहीं आई होगी बात समझ, भाई क्वालिटी चेक करता है, बात खत्म। पहला है मैकॉल्स क्वालिटी मॉडल, जो तीनों है ना, सॉरी यहाँ पे 4-5 मॉडल लिखे हुए हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन
फिर भी हल्की हल्की सी 2.5 नंबर में पूछ लेता है, बता दो जरा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, नाम लिखने हैं चारों पांचों के और एक एक लाइन में लिख देना है। मैकॉल जो क्वालिटी मॉडल है, ब्रिज बिटवीन यूजर एंड डेवलपर बाय डिफाइनिंग क्वालिटी फैक्टर। कुछ क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कर दिए और फिर उनके बेसिस पे हम लोग उनको कैटेगरी में रख देते हैं। प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन। लिखता हूं कि भाई प्रोडक्ट ऑपरेशन जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे, करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी, यूजेबिलिटी। प्रोडक्ट रिवीजन में मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी। और प्रोडक्ट ट्रांजिशन में पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। भैया नहीं हुआ बात समझ में? ये कह रहा है कि यहाँ पे मैं आपसे इन 3 फैक्टर्स में डील करूंगा कि जब प्रोडक्ट ऑपरेशन हो रहा है कितना करेक्ट है, कितना रिलायबल है, कितना एफिशिएंट है, कितना इंटीग्रल है और कितनी यूजेबिलिटी है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए मैकॉल ने कहा ये 3 है, प्रोडक्ट ऑपरेशन, रिविजन, ट्रांजिशन। 3 फेजेस हैं। 3 फेजेस में इन सब फैक्टर्स में मैं कंपनी को रेट करूंगा और प्रोडक्ट को रेट करूंगा और फाइनली प्रोडक्ट को एक क्वालिटी असाइन कर दूंगा। मतलब बता दूंगा हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है। फिर आया भाई बूम्स क्वालिटी मॉडल। इसने मेंटेबिलिटी और ह्यूमन फैक्टर्स को यूज किया। मेंटेनेबिलिटी और ह्यूमन फैक्टर्स के बेसिस पे जज किया हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरमीडिएट लेवल, प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इन 3 बेसिस पे। हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आया, यूटिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट में क्या है, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, ह्यूमन इंजीनियरिंग, टेस्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी। एंड प्रिमिटिव मतलब कि भाई कंसिस्टेंसी कैसी है, कंप्लीटनेस कैसी है, इन सब चीजों को मेजर किया। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा बताने को है ही नहीं। नेक्स्ट है आईएसओ 9126 क्वालिटी मॉडल। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करते थे, फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, इन सब चीजों को चेक करते थे। पढ़ देना खुद से, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। ठीक है, आईएसओ 25010 क्वालिटी मॉडल। इसमें थोड़े से और स्टैंडर्ड्स को मैंने ऐड किया। इनसे होता क्या है, क्लियर क्वालिटी गोल पता चलते हैं, मेजरिंग एंड इवेलुएटिंग पता चलती है, कम्युनिकेशन चेकलिस्ट के बारे में पता चलता है। अब बताता हूं कि किस तरह से याद रहेगा हमें। अभी मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था भाई, रिलायबिलिटी। कलर बढ़िया नहीं लग रहा, दूसरा कलर लेते। व्हाट इज रिलायबिलिटी, बताओ जरा। भैया कितना मैं रिलाई कर सकता हूँ एक प्रोजेक्ट पे। अगर मैं प्रोजेक्ट पे ज्यादा रिलाई कर पा रहा हूँ, मैं टेंशन फ्री हूं, तो बताओ प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी होगी भैया, हाई क्वालिटी होगी। अगर 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 प्रोजेक्ट पे मैं रिलाई नहीं कर पा रहा, प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, लो क्वालिटी होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मेजर कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी है, तो पहले उसकी रिलायबिलिटी भी मेजर करूंगा, बिल्कुल करूंगा भैया। तो हम लोग ज्यादा फोकस रिलायबिलिटी के मॉडल पे करते हैं। रिलायबिलिटी मिल जाती है हमें, तो हम लोग उसी से ना अपना क्वालिटी को समझ लेते हैं कि ठीक है, ठीक होगी क्वालिटी। इसलिए आप देखोगे जितने क्वालिटी मॉडल हैं सब बहुत पुराने पुराने हैं, 2000 के बाद तो कोई भी नहीं आया, सिर्फ ये आया है ये वाला। ठीक है, तो इनसे हम लोग असल में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर नहीं करते हैं। अब जो नई चीज आई है वो क्या है, मैंने कुछ चीजें डिफाइन कर ली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यार दही जो है वो अच्छी है या नहीं, कैसे पता लगाऊंगा भैया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसमें प्रोटीन कितना है, यस और नो, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं है। इन सब चीजों को मैंने मेजर कर लिया है। तो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए रिलायबिलिटी तो आप कैलकुलेट कर ही रहे हो, अतिरिक्त तो क्या करो, कुछ क्वालिटी फैक्टर्स को डिफाइन कर लो और उन क्वालिटी फैक्टर्स को मेजर कर लो। अगर उन वो अच्छे आए हैं, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि मेरी जो चीजें हैं वो भी सारी अच्छी हैं। सिंपल, वो जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो भी अच्छा है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स आर द एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइन हाउ गुड अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज इन टर्म्स ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस, मेंटेनेबिलिटी एंड यूजर सेटिस्फेक्शन। इन फैक्टर्स को हम लोगों ने डिराइव कर लिया मैकॉल्स बॉम्स, आईएसओ 9126, आईएसओ 25010। इन सारे मॉडल से हमने कहा ये लोग क्या जज कर रहे हैं। कोई 3 फेज में कर रहा है, कोई 4 फेज में कर रहा है, कोई 5 फेज में। असल में इन कुछ क्वालिटी फैक्टर्स को ही जज कर रहे हैं। तो मैं इन क्वालिटी फैक्टर्स को एक जगह लिस्ट कर लेता हूं और फिर जाऊंगा अपने प्रोडक्ट में सारे को टिक लगा लूंगा जो जो इनमें से अच्छा होगा और फिर फाइनली क्वालिटी पे कमेंट कर दूंगा, सिंपल। तो ये हमारे पास कॉमन क्वालिटी फैक्टर्स हैं जिनको मैं आपको समझा देता हूं एक बार। करेक्टनेस, कितना करेक्ट है सॉफ्टवेयर, रिलायबिलिटी कितना रिलायबल है, रिलायबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर क्वालिटी। एफिशिएंसी कितनी है, इंटीग्रिटी कैसी है, यूजेबिलिटी कैसी है, मेंटेनेबिलिटी, भाई मतलब कि कितनी जल्दी चीजें मेंटेन कर दी जाती हैं, एरर आता है तो कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर दिया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, टेस्टेबिलिटी क्या है, पोर्टेबिलिटी क्या है, यूजेबिलिटी क्या है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी। खुद से पढ़ लेना, कुछ नहीं है, एक लाइन की बातें आराम से समझ आ जाएंगी। ये मैंने ऐसे कुछ फैक्टर्स निकाले, कितने हैं ये बताओ जरा, कितने हैं? बताओ 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 भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब याद करो, अब याद करो, मैंने फंक्शनल पॉइंट वाला मेथड बताया था, उसमें मैंने कहा था 14 मेरे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका आंसर 0 से 5 के बीच में होता है, ये वही फैक्टर्स है। घूम गया राउंड सर्कल, याद आई बातें। तो इन्हीं के बेस पे मैं क्वालिटी को मेजर करता हूँ और उनको भी फंक्शन पॉइंट में प्लस करता हूँ। इसलिए कहते हैं जो फंक्शनल पॉइंट मेथड है वो बेस्ट मेथड है अब तक का किसी भी प्रोजेक्ट की चीजों को एस्टिमेट करने का। ठीक है जी भैया, बात समझ में आ गई होगी आई होप सो। हाँ, तो यहाँ पे हो गया आपका लेक्चर समाप्त। क्वालिटी फैक्टर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप मैं चीजों को अच्छे से समझाता चल रहा हूँ। कोई आपको इशू आए, कोई टॉपिक समझ ना आए तो मुझे बताना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। बच गया क्या, दो टॉपिक जो मैंने बीच में थोड़े से स्किप कर दिए थे, उनके लिए 10 मिनट का अलग लेक्चर या तो मैं या फिर मैथ्स वाले सर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैथ्स वाला पोर्शन इन्वॉल्व है, वो अच्छे से उसको समझा पाएंगे, तो वो ले आऊंगा। या फिर ये नोट्स ना क्लियर नहीं लगे मुझे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझे एरर लगा इन नोट्स में, तो इसको आप छोड़ दें, मैं इसके लिए अलग से 10 मिनट का लेक्चर आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है, डोंट वरी उसके लिए। तो कौन कौन सा रह गया अपना, बेसिक टाइम मॉडल, और फिर कौन सा है दूसरा वाला अपना, लॉगरिथमिक
टाइम मॉडल। तो इसकी 10 मिनट की वीडियो आई विल अटैच, इसी के बाद कर देता हूँ अटैच, यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी उसके लिए। उसके बाद आपको यूनिट 4 करवा देता हूँ, और यूनिट 4 के बाद जो है PYQs प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे पास 2 ही एनसम के पेपर इसके लिए उपलब्ध थे, अगर आपको लगता है आपके पास 3-4 और साल के पेपर है मुझे भेज दो, मैं उनको भी सॉल्व करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।